हेलो स्टूडेंट्स। क्या सिर्फ सॉन्ग्स स्टोरीज से भी देश को यूनाइट कर सकते हैं? पावर ऑफ इमोशन कल्चर एंड आइडेंटिटी। आज का टॉपिक है रोमांटिक नेशनलिज्म। ये तुम्हारा वाला रोमांस नहीं है, ये दूसरा वाला है अभी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, कल्चरल मूवमेंट। क्या है? नेशनल रोमांटिक नेशनलिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना, अपने कल्चर के बारे में बताना, सॉन्ग्स के बारे में बताना, ठीक है, इमोशन यूज करना। दूसरा क्या है? फोकस ऑन स्पिरिट, साइंस और रीजन की बात नहीं करना, इमोशन की बात करना, इंट्यूशन की बात करना, मिस्टिकल फीलिंग की बात करना। समझ रहे हो? रोमांटिसिज्म इसे बोलते हैं। अब जो तीन कल्चरल पिलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है फोल्क म्यूजिक, दूसरा है फोल्कलोर, तीसरा है वर्नाकुलर, ठीक है। अब हम जब भी अपने देश का गाना सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। तो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने ओल्ड स्टोरी कलेक्ट की और लोगों को अपने कल्चर से कनेक्ट किया, ठीक है। उस स्टोरी को नेटिव उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा जाने लगा, जिससे वो समझने लगे कि इसका मैटर क्या है, ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साइंस और को नहीं माना, साइंस और रीजन की बात को नहीं माना, एक कलेक्टिव हेरिटेज बनाने की कोशिश की कि हम आपस में जुड़े। द बिलीव दैट नेशन इज अ सोल, नेशन क्या है? आत्मा है, ठीक है। आर्ट का यूज किया, पोएट्री का यूज किया अपने देश को जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा जर्मनी के बारे में, कैसे जर्मनी ने यूनाइट किया अपने आप को, ठीक है। तो यहां पे एक लोग थे, उनका नाम था ग्रिम ब्रदर्स। क्या नाम था? ग्रिम ब्रदर्स। अब ये जर्मनी के गांव गांव जाके स्टोरी कलेक्ट करते थे, और जब स्टोरी कलेक्ट करते थे तो उनको क्या मिलता था? प्योर जर्मन कल्चर। अब ये जर्मन कल्चर्स को उन्होंने लिखा और ये क्या बन गया? सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है। और इसने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? फ्रेंच कल्चर इन्फ्लुएंस की, कि हमारी जर्मन कल्चर है, हम फ्रेंच की लैंग्वेज क्यों सीखे? हमारी खुद की स्टोरी जब है। तो ग्रिम ब्रदर्स का क्या रोल था? इन्होंने गांव गांव जाके लोकल स्टोरी कलेक्ट की और लोगों को उसके बारे में बताया कि हमारा कल्चर कितना प्राइड है। अब पोलैंड की बात करते हैं। पोलैंड का क्या पार्टीशन हो गया था और इंडिपेंडेंट नहीं था। इसको रशिया कंट्रोल करता था। कौन करता था? इंपीरियल रशिया। अब ये बोलते थे कि तुम पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? रशियन। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने बोला हम अपनी लैंग्वेज को जगाएंगे म्यूजिक और लैंग्वेज से, ठीक है। तो म्यूजिक म्यूजिक लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका, ये सब लैंग्वेज इन्होंने बनाई वहां पे। इसका यूज हुआ ताकि लोगों को पोलिश कल्चर के बारे में पता चले, पोलैंड के बारे में पता चले, मतलब उनकी जो खुद की लैंग्वेज थी उसके बारे में। अब क्या हुआ? देखो इधर समझते हैं। रशिया ने पोलिश को बैन कर दिया था। 18 जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको रशिया ने 1831 में बैन कर दिया था, ठीक है। अब समझो, जब इसको बैन करेंगे तो वो लोग और गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या? पोलिश बोलना और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ की फिगर आप इन्फ्लुएंस समझते हैं। पहला है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये बोलते थे ट्रू जर्मन कल्चर कब हो सकता है? उसके कॉमन लोगों से ही मिल सकता है। दूसरे क्या थे? कैरोल कुरबिंस्की। इन्होंने अपने म्यूजिक और ओपरा से पोलैंड के बारे में, पोलैंड के पार्टीशन के बारे में बताया, ठीक है। ये नहीं आएगा। तो कुछ अब समझते हैं, कुछ रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। फोल्कलोर कौन लिखता था? ग्रिम्स फेरी टेल्स। ग्रिम ब्रदर्स का नाम आ जाए तो ये समझना जर्मन आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज पोलिश इन कल्चर, ये रशियन के अपोजिट बोलते थे, ठीक है। म्यूजिक में मजूरकाज एंड ओपराज,
ये नेशनलिस्ट सिंबल बने। एंटी रीजन आर्ट, इन्होंने साइंटिफिक डिबेट को खत्म करके इमोशन पे फोकस किया। ठीक है, थैंक यू।